चलो देखते हैं ना। क्वेश्चन तो समझाता हूँ एक बार में, ध्यान से सुनना आप क्वेश्चन क्या दे रहे हैं। ये बेसिकली अपन पार्ट 3 कर रहे थे, है ना। और पार्ट 3 में अपन ने ये देखा था कि अगर कोई भी धारावाही है जिसकी लंबाई एल दे रखी है, तो उसको अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो उसके ऊपर बल लगेगा, कितना लगेगा, आई एल क्रॉस में। अपन ने एग्जाम्पल्स कर लिए थे, एक आखिरी एग्जाम्पल मैंने एडिशनल लिया है। इसमें अपने को एक नत्तल दिया हुआ है, नत्तल का कोण थीटा दे रखा है, और एक धारावाही है। जैसे नत्तल अगर इस तरह से है तो लूप, ये धारावाही जो तार है ये इस तरह से रखी हुई है, यानी अंदर की तरफ जा रही है प्लेन के, इसलिए इसको अपन ने क्रॉस से दिखा दिया। आई इसकी धारा है, एल लंबाई है, और एम इसका द्रव्यमान है। इतनी चीजें हमें दे रखी है। कह रहा है ये क्षेत्र कम से कम कितना होना चाहिए कि ये साम्य स्थिति में रहे। ये अपना क्वेश्चन हो गया। तो हमने कहा इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि भाई इस तार के ऊपर यदि देखें तो क्या इस तरफ एम जी साइन थीटा लगेगा। ठीक। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, पूछा नहीं है, जस्ट वैसे ही इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, इस तरफ अभिलंब बल लगेगा, इस तरफ हमको मिलेगा एम जी कॉस थीटा। आई एल बी की यदि बात करूं तो आई की तरफ हाथ को रखूंगा, बी ऊपर है, उंगलियां ऊपर घुमाऊंगा तो सीधे हाथ पे आएगा। यानी अगर यहां से देखेंगे तो क्या इस तरफ आई एल बी आएगा। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है, तो उस हिसाब से ऊपर की तरफ जो बल लगना चाहिए वो आई एल बी कॉस थीटा। ठीक है, आई एल बी कॉस थीटा। और नीचे की तरफ जो आना चाहिए वो आ जाएगा आई एल बी साइन थीटा। क्या ये अपना फ्री बॉडी डायग्राम तैयार हो गया। अब अगर यहां से देखिए, हमें कहा गया है कि भाई ये साम्य में रहे, तो साम्य में रहने के लिए जितना बल नीचे उतना बल ऊपर, ये बल एक दूसरे को काट दे। यानी हमसे जो सवाल पूछा गया उसका आंसर तो अपन केवल इससे बता सकते हैं कि एम जी साइन थीटा बराबर आई एल बी कॉस थीटा। यहां से अगर देखेंगे तो अपने को क्या चाहिए था, बी। तो बी एक तरफ एम जी, क्या टेन थीटा लिख दो, साइन बाय कॉस डिवाइडेड बाय एल और आई। क्या इतना ही आएगा बेटा। तो यहां से बी का वैल्यू आ गया, अपना आंसर आ गया। पूछा नहीं है, मान लो अपने को बोलता कि अभिलंब बल बताओ कितना है, तो क्या मैं एडिशनली चाहूं तो लिख सकता हूं कि एन, ऊपर वाला बल नीचे के बराबर, तो एन बराबर क्या होता है, एम जी कॉस थीटा प्लस आई एल बी साइन थीटा। और इसमें भी अपन बी का मान रख सकते हैं, यहां से उठा के वहां पे रख दोगे तो एक ऑप्शन जो है और सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्या बात समझते हो, कोई डाउट तो नहीं। अभिलंब बल इसलिए मान लो इसी में घर्षण भी दे देता और कहता घर्षण बल कितना लग सकता है अधिकतम, तो क्या म्यू इंटू एन लिखना पड़ता अपने को, तो वहां पे अपने को एन काम में आ जाता। तो कहने का मतलब जो गति के नियम में अपन ने सवाल पढ़े उसके अंदर इसके कॉन्सेप्ट को मिलाया जा सकता है। केवल एक एडिशनल फोर्स मिल जाएगी आई एल बी अपने को, फिर उसके घटक लेके जो पहले सीखा है वो कब वो अप्लाई कर सकते हैं। कोई डाउट इस सवाल में। ठीक है, एक बार फटाफट से कॉपी करो, फिर अपन पार्ट 4 चालू करेंगे। कॉपी करो फटाफट से। ठीक है, जिनका हो गया ना वो पार्ट 4 की हेडिंग लिख लो, चुंबकीय द्विध्रुव या मैग्नेटिक डाइपोल। फिर अब इस पार्ट को देखते हैं।
हो गया बेटा? चलो, डन। चलो अब आगे देखो जरा। ठीक, ठीक है। चुंबकीय द्विध्रुव है ना, उसके अंदर भी देखो दो चीजें हैं, समझना एक बार अच्छे से। जैसे चुंबकीय द्विध्रुव में मैं सबसे पहले ए पार्ट बता रहा हूं। ए पार्ट के अंदर मैं कह रहा हूं कि भाई धारावाही लूप है हमारे पास। ध्यान से सुनना, ये वाली पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन काफी सारे हैं इसमें। तो धारावाही लूप की यदि बात करते हैं तो एक धारावाही लूप को आप चुंबकीय द्विध्रुव मान सकते हो। चुंबकीय द्विध्रुव का मतलब क्या है? विद्युत द्विध्रुव पढ़ाया था आपको, यानी कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसके अंदर एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू कुछ डी दूरी से दूर रहते थे, यही था। उसके अंदर अपन ने एक शब्द भी पढ़ा था, द्विध्रुव आघूर्ण, यानी तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। करेक्ट, बिल्कुल उसी तरह से ये भी है। अगर मैं नॉर्मली कोई भी एक धारावाही लूप बनाता हूं, मान लो हमने एक इस तरह का धारावाही लूप बनाया, तो यदि अगर मैं इसको देखूं तो इसके अंदर ऐसे मान लेते हैं कि भाई करंट इस तरह से जा रहा है, यानी ऐसे घूम रही है धारा। धारा यदि ऐसे घूमेगी इस तरह से, तो क्या चुंबकीय क्षेत्र नीचे की तरफ आएगा? यानी मैं अगर क्षेत्र बनाऊं रेखाएं, तो क्या इस तरह से बनेगी? इसके अलावा और बनाना चाहूं तो ये कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक, इनफैक्ट और बनाना चाहे तो ये इस तरह से बनने लग जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आती है? इन सारी चीजों के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो रेखाएं हैं ये बिल्कुल किस तरह से बन जाएंगी? जैसे एक चुंबक की वजह से बनाई थी। अगर आपको याद हो तो अपन ने जब स्टार्ट किया था तो एक चुंबक की क्षेत्र रेखाएं बनाई थी, ध्यान है? तो एक चुंबक की जो क्षेत्र रेखाएं होती है, चुंबक मतलब जिसके पास एक नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, उत्तर दक्षिण ध्रुव होते हैं, तो वो एक तरीके से प्लस क्यू और माइनस क्यू की तरह ही तो काम करता है। तो एक चुंबक जो है वो वास्तव में एक द्विध्रुव की तरह काम करता है। और क्योंकि इसकी क्षेत्र रेखाएं और एक चुंबक की क्षेत्र रेखाएं दोनों एक जैसी दिखाई देती है, तो हम ये मान सकते हैं कि एक जो धारावाही लूप है वो एक छोटी चुंबक की तरह काम कर रहा है, और जो चुंबक है वो एक द्विध्रुव की तरह कार्य कर रहा है। इसलिए किसी भी आकृति का अगर हमारे पास कोई धारावाही लूप है तो हम उसे क्या मान सकते हैं? एक चुंबकीय द्विध्रुव। क्या इतनी बात समझ में आती है? फिर सवाल उठता है कि ये चुंबकीय द्विध्रुव की जब बात कर रहे हैं तो इसमें जो द्विध्रुव आघूर्ण पड़ते थे उसको किससे डिनोट करेंगे? तो उसको डिनोट करने का तरीका क्या होता है? एम वेक्टर। वहां पे क्या चलता था? पी वेक्टर। आज की पूरी क्लास इलेक्ट्रिक फील्ड की कॉपी पेस्ट है, तो एम वेक्टर चलेगा। एम वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो इसको हम बोलेंगे क्या? इसको हम बोलेंगे द्विध्रुव आघूर्ण। करेक्ट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या इसके अंदर परिमाण और दिशा दोनों होने चाहिए? दिशा बहुत आसान है, इसकी जो दिशा होती है वो बी की दिशा में। क्लियर? और बी की दिशा निकालना आसान है, जिधर धारा घूम रही है उधर उंगलियां घुमा दो। अंगूठा कहां गया? नीचे। तो जिधर बी आएगा उसी तरफ क्या आएगा? एम। कोई डाउट हो तो बताओ। अच्छा, दूसरा पॉइंट, इसका परिमाण। परिमाण की जब बात करेंगे तो एकदम सिंपल फॉर्मूला है आई इंटू ए। ऑफकोर्स आई यहां पे क्या होगी? इसकी धारा। ए की बात करेंगे तो क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? लूप का क्षेत्रफल। कोई डाउट इसके अंदर? लिख देते हैं अपन, लूप का क्षेत्रफल। कोई डाउट हो तो बताओ बेटा। जैसे अगर इस वृत्तीय लूप की यदि बात करते तो उसका एम में क्या लिखता? आई इंटू कितना? पाई आर स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं? पक्का क्लियर है इतना? ठीक है, एक बार के लिए इतना लिखो फटाफट से, एक बार फटाफट से लिखो। ये डायग्राम बना लो, फिर ये दोनों पॉइंट्स लिख लो
मतलब ये वाला पॉइंट लिख लो, उसके बाद फिर इसके एग्जांपल्स उठाएंगे। ठीक है, तो देखो 3 एग्जांपल्स अपन ने लिए है ना। मैं एक बार समझा दे रहा हूँ है ना कि क्या है, एक एक करके साथ ही डिस्कस करते हुए चलते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है, अपने को मेनली ये पूछा गया है कि जो भी लूप्स दिए हुए हैं उनका एम वेक्टर कितना होगा। ठीक है, यानी द्विध्रुव आघूर्ण अपने को बताना है। सबसे पहले मैं एन चक्रों की वृत्तीय कुंडली दे रखी है, कैपिटल एन चक्रों की। तो हमें इतना पता है कि एक वृत्त के लिए अगर मैं एक चक्र होता तो क्या आई इंटू ए लिखता, और क्योंकि यहां पर ऐसे कितने चक्र हैं एन, तो किससे गुणा कर देंगे इसको, एन से। तो आई की जगह आई, एरिया अपने पास पाई आर स्क्वायर, और इनटू कितना कर देंगे एन। सबसे सिंपल क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। अपने को एक, जैसे ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड, 3 अक्ष दिए हुए। यहां से एक तार जा रही है, पहले ऐसे जाती है, ये कौन सा तल हो गया अपना, एक्स वाई प्लेन। फिर कहां चली गई है, वाई जेड के अंदर। कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर। तो अपने को ये 2 पार्ट बने हुए हैं। अपन ऐसे केसेस में हमेशा इसको 2 लूप में तोड़ सकते हैं। बेटा इधर ध्यान दो, हमेशा 2 लूप में इसको तोड़ा जा सकता है। कैसे, मैं बता दे रहा हूं। मान लो अगर मैं यहां एक लाइन बना दूं, ठीक, और एक और लाइन बना दूं, इसके अंदर मैं बोलूं कि भाई इसके अंदर जो धारा है वो नीचे आ रही है और इसमें धारा ऊपर जा रही है, तो क्या ये एक लूप और ये एक लूप बन जाएगा क्या। अब दोनों का अलग अलग अपन एम लिखते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करना। समझने का ये इसमें कैलकुलेशन कुछ नहीं है। ये जो एक लूप बना है, ये भुजा भी ए है साइड और ये साइड भी ए है, तो एक तरह से स्क्वायर या वर्ग हो गया, ए स्क्वायर इसका एरिया हो गया। अगर हम इसकी बात करें तो उंगलियां अगर इधर घुमाएंगे तो एम कहां जाएगा, अंदर, अंदर की तरफ। मतलब पहले वाले के कारण आई इंटू ए स्क्वायर इंटू आई ए स्क्वायर, क्या माइनस के कैप आ जाएगा क्या। अब इसकी बात करते हैं। देखो यहां तो ये ऐसा दिख रहा है, पर ये वास्तव में इस तरह से आ रहा है। धारा देखो ऐसे अंदर जा रही है इसके अंदर, भाई इधर से ऊपर घूमते हुए ऐसे जा रही है। तो अगर धारा ऐसे घूम रही है, उंगलियां ऐसे घुमाएंगे तो कहां जाएगा, माइनस आई। चाहे तो अपन यहां बना के दिखा भी सकते हैं कि इस तरफ कहीं जाएगा, इस तरफ। कोई डाउट तो नहीं। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, प्लस आई ए स्क्वायर माइनस आई कैप। क्या आ गया अब अपने पास। तीसरा पार्ट अपन ने क्या किया, ये वाला एक टुकड़ा दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या, एक वृत्त का 1/4 भाग है, क्वार्टर सर्कल। तो इतने पार्ट की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, मैं बता दे रहा हूं मार्क करके, मैं इतने पार्ट की अगर बात करता हूं तो इतने पार्ट का कहा जाएगा, अंदर। एम की वैल्यू लिखते हैं, देखो ध्यान देना अच्छे से, ठीक। इसके अंदर ये जो इतना पार्ट बना क्वार्टर सर्कल, इसका गया अंदर की तरफ, तो मुझे लिखना पड़ेगा आई इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 4। कोई दिक्कत, और साथ में माइनस के क्या। ये समझ गए, ये कौन से प्लेन में हो गया अपना, एक्स और वाई प्लेन में। अच्छा जो दूसरा है क्या, वो एक्स और जेड प्लेन में, मतलब इस तरह से। कोई दिक्कत, करंट जो है वो ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो कहां जाएगा, नीचे। आप देख भी सकते हो कि ये कहां जाएगा, नीचे। नीचे जाएगा तो अपन क्या लिख देंगे, प्लस आई पाई आर स्क्वायर बाय 4 इंटू माइनस जे कैप। क्या बात समझ में आती है। तो इस तरीके से अगर अपन देखें तो अपने को 3 अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिसके अंदर, और इसके अंदर और जितना चाहे मॉडिफाई कर दो उसको। और किसी के अंदर अपने को क्या करना, अगर एक सिंगल लूप है तो आई इंटू ए कर दिया, चक्रों की संख्या दे रखी है तो एन से गुणा कर दिया, और कभी 2 अलग अलग तल में दे दे तो दोनों का अलग अलग निकाल के क्या कर दो, ऐड कर दो। अब वो हो सकता है अपने को जैसे एक्स वाई और वाई जेड दे दिया, हो सकता है अपने को एक्स वाई और एक्स जेड दे दिया, किसी में भी दिया जा सकता है। कोई डाउट बेटा, पक्का क्लियर है, ठीक है। एक बार तीनों को कॉपी करो अच्छे से, फिर इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। चलो ठीक है, देखो अगला एग्जाम्पल देखो, है ना, इसको नोट की तरह ही बता दे रहा हूं, है ना, एक बार समझना। देखो हमें ये बोला गया है कि अगर एल लंबाई की एक तार से अपन एक वृत्त बनाते हैं, लेट से,
तो उसकी परिधि कितनी होगी 2 पाई आर। एक वृत्तीय लूप बना रहे हैं और उसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा I इंटू पाई आर स्क्वायर। ये सवाल हो गया कि भाई अगर एक एल लंबाई की तार से जिसमें धारा I प्रवाहित होती है उससे यदि एक अपन कुंडली बनाए मतलब एक वृत्त बनाए तो ये बन जाएगा I इंटू पाई आर स्क्वायर। कह रहा है इसी लंबाई की तार से अब आप n चक्रों की कुंडली बनाओ तो क्या ये n इंटू 2 पाई आर डैश हो जाएगा क्या। अब इसका बताना है m डैश कितना होगा तो हम क्या देंगे भाई I तो उतना ही है बट हाँ r की जगह r डैश स्क्वायर। अब सवाल है कि r को r डैश से कैसे जोड़ेंगे तो r को r डैश से जोड़ने के लिए क्या ये और ये दोनों बराबर होने चाहिए क्योंकि दोनों l के बराबर है। तो क्या मैं लिख सकता हूं 2 पाई r बराबर n इंटू 2 पाई r डैश। तो यहां से r डैश बराबर कितना आ गया r बाय। क्या बात समझ में आती है। मतलब हमने एक L लंबाई की तार ली उससे एक चक्र की वृत्तीय कुंडली बनाई तो द्विध्रुव आघूर्ण आया M। कह रहा है उसी लंबाई की तार से अगर n चक्रों की कुंडली बनाते तो द्विध्रुव आघूर्ण कितना आता वो बताना था। तो मैंने कहा भाई ठीक है n क्या बनाता अगर n लूप्स बनाता तो n इंटू 2 पाई आर डैश होता। उतनी तार से ज्यादा चक्र बनाओगे तो त्रिज्या कम हो जाएगी। हमने कहा m डैश I इंटू पाई आर डैश का स्क्वायर। आर डैश निकालने के लिए ये और ये बराबर कर दिया यहां से आर डैश आ गया आर बाय। अब यहां वैल्यू रखते हैं तो यहां जब वैल्यू रखेंगे तो देखो ये क्या बनेगा I इंटू पाई आर डैश की जगह क्या लिखूंगा r बाय n का स्क्वायर। कोई डाउट इसके अंदर। अच्छा एक गलती हो रखी है इसमें बताओ कौन सी। चक्रों की संख्या से मल्टीप्लाई नहीं किया। I इंटू पाई आर डैश का स्क्वायर इंटू एन करना पड़ेगा। एक चक्कर का था ना I इंटू पाई आर डैश का स्क्वायर इंटू एन करेंगे वो एन अपन यहां लिख देते हैं। अब देखो ये क्या बनेगा I इंटू पाई आर स्क्वायर नीचे एन स्क्वायर हो रहेंगे एन कट के नीचे एन आ जाएगा क्या। I पाई आर स्क्वायर अपने पास कितना है m तो क्या ये m बाय n आ गया। अपन ने इसी तरह का क्वेश्चन एक चुंबकीय क्षेत्र का भी किया था कि जब आप n चक्कर बनाते हो एक ही तार से तो क्षेत्र जो है वो कितना गुना होता है n स्क्वायर टाइम्स करेक्ट। जबकि जो आघूर्ण है वो कितना हो जाता है 1 बाय n टाइम्स। तो ये अपने को याद रखना चाहिए। कोई भी डाउट इसके अंदर कॉपी कर लो बेटा जिसे भी करना है फटाफट। फिर इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं अपन। देखो ये नोट था अपना है ना इसको ना नोट नंबर 1 मार्क कर देना ठीक है। अब इसी तरह से एक नोट और देखते हैं उस पे भी अपने को काफी क्वेश्चंस मिल सकते हैं। शुरू करो। देखो नोट नंबर 2 ध्यान से सुनना प्लीज। नोट नंबर 2 जो है वो है गायरोमेट्रिक रेशो। मैं समझा रहा हूं ये क्या चीज है। रेशो कह लो अनुपात कह लो। गायरोमेट्रिक रेशो का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक आवेशित वस्तु है ध्यान से सुनना इस पे। अगर हमारे पास कोई एक आवेशित वस्तु है और लेट से वो क्या कर रही है अपनी जगह पे घूम रही है घूर्णन कर रही है तो अगर आवेशित वस्तु घूर्णन करेगी तो क्या एक तरीके से धारावाही लूप बना देगी क्या। धारावाही लूप यदि बनाएगी तो धारावाही लूप बनाने पे क्या इसका द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा। तो एक तो इसके पास m होगा और क्योंकि ये घूर्णन कर रही है तो क्या इसके पास कोणीय संवेग भी होगा। कोणीय संवेग का मान कितना होता है L करेक्ट। तो ये जो गायरोमेट्रिक अनुपात है ये किस किस का अनुपात है ये बेसिकली m और L का अनुपात है। यानी किसी भी घूर्णन करते हुए आवेशित वस्तु का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और उसका कोणीय संवेग के जो अनुपात है उसको गायरोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। ये बड़ी बात नहीं है। इसकी ज्यादा बड़ी बात ये है कि ये अनुपात हमेशा ही Q/2m के बराबर आता है। किसके लिए नियत रूप से आवेशित वस्तुओं के लिए। तो ये किसके लिए नियत नहीं बोलेंगे एक समान रूप से बोलेंगे। एक समान रूप से आवेशित वस्तुओं के लिए ठीक। और ब्रैकेट में लिख देते हैं वस्तुएं क्या करनी चाहिए घूर्णन गति में हो। क्या बात समझ में आती है।
कोई डाउट इसके अंदर? इससे फायदा क्या होता है कि हमें यदि कभी भी द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है तो हम सीधे सीधे ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं द्विध्रुव आघूर्ण के लिए कि m बराबर q बाय 2m इंटू कितना l। जहां तक l की बात करें, अगर एक सिंगल द्रव्यमान होता, बिंदु द्रव्यमान, तो क्या mvr फॉर्मूला बता रखा है घूर्णन गतिकी में, और वस्तु है तो क्या उसके लिए आई ओमेगा फॉर्मूला होता है? कोई डाउट तो नहीं? मैं एक बार लिख देता हूं बस सहूलियत के लिए कि या तो इसका फॉर्मूला आएगा mvr या तो इसका फॉर्मूला आएगा आई ओमेगा। यहां पे आई धारा नहीं है, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण। कोई डाउट इसके अंदर? एक बार के लिए इतना पॉइंट लिख लो, फिर इसके ऊपर बेस में आपको 2-3 क्वेश्चन दूंगा, आप उनको ट्राई करके देख लो। कॉपी करो फटाफट पहले। देखो ध्यान से सुनना समझना, है ना। तो जहां तक पहले क्वेश्चन की बात है ना, 3 एग्जाम्पल अपन ने लिए हैं जिसमें तीनों में ही अपन गायरोमेट्रिक अनुपात की हेल्प से m की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में भी खाली इतनी सी बात बोली कि भाई m कितना है वो बताना है। तो पहले सवाल में अगर देखते हैं, ध्यान से सुनना, तो जैसा कि हमने कहा कि m का फॉर्मूला हमने क्या कहा, q बाय 2m इंटू कितना l। q की जगह q दिया है, m की जगह m दिया है, और क्योंकि एक बिंदु आवेश v चाल से चल रहा है तो क्या इसका कोणीय संवेग mvr, यहां से m से m कट के ये कितना बच जाएगा, बस खत्म, इतनी सी बात है। दूसरे पॉइंट पे अगर देखेंगे, एक वलय घूम रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि वलय है और ओमेगा से घूम रहा है। लैम्डा का मतलब ध्यान है रेखीय आवेश घनत्व, कोई डाउट तो नहीं है? यानी ये क्या एक तरह से q बाय l है। तो यदि मुझे q चाहिए तो क्या मैं लैम्डा इंटू एल लिखूं, और लंबाई का मतलब इसकी परिधि 2 पाई आर जाएगी। आवेश आ गया, आवेश आने के बाद हमें क्या चाहिए था, m। तो हमने कहा भाई m का फॉर्मूला है q बाई 2m इंटू एल। q की जगह में क्या लिख दूं, लैम्डा इंटू 2 पाई आर। एल की जगह, अच्छा पहले बाई 2m कर देते हैं। अब की बार क्योंकि ये ओमेगा से घूम रहा है और वस्तु है तो क्या आई ओमेगा लगेगा। आई ओमेगा में आई का मान वलय के लिए एम आर स्क्वायर, एम अपने को स्मॉल में लिखना पड़ेगा, तो अपन लिखेंगे एम आर स्क्वायर और ओमेगा की जगह ओमेगा। कैसा ये एम से एम कट जाएगा, ये निकल के अच्छा 2 से 2 भी कट जाएगा, तो ये निकलेगा पाई लैम्डा ओमेगा आर क्यूब। कोई डाउट इसके अंदर? ठीक, तो ये हमारे पास पहला केस, ये हमारे पास दूसरा केस। वलय की जगह तीसरे केस में अपने को बोला है कि भाई अब की बात ठोस गोला है, ठीक, और वही ओमेगा से घूम रहा है। अब की बात पर रो दिया हुआ है, रो दिया हुआ है तो आवेश को क्या अपन रो आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है क्या? कोई डाउट? एक बार क्यू आ गया, अपने को क्या चाहिए था, m, तो हमने कहा क्यू की जगह अब डायरेक्ट लिख देता हूं रो 4 पाई बाई 3 आर क्यूब, ये हो गया क्यू डिवाइडेड बाय 2m, बेटा यही होगा डिवाइडेड बाय 2m, ये हो गया q बाई 2m इंटू एल की जगह आई ओमेगा। आई क्या, ठोस गोले के लिए 2/5 एम आर स्क्वायर। एक बार को तो इसको मैं लिख देता हूं 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू कितना ओमेगा। अब ध्यान से देखो, ये तो 2 और 2 तो कट जाएगा, ये 2m और ये 2m, ये कट गया, तो ये क्या बच गया अपने पास 4 पाई बाय 3 पंजे 15, और साथ में रो r की पावर 5 ओमेगा। बेटा कोई डाउट? ये आ गया अपना तीसरा एक्सप्रेशन इस तरह से। तो अपने को जब भी m पूछा जाएगा ना, तो 2 तरह के सवाल होंगे। या तो अपने को धारावाही लूप दिया जाएगा, धारावाही लूप कैसे, जो हमने इन तरह के क्वेश्चन में किया था, ये वाले, ठीक। तो धारावाही लूप दे दिया, तब तो अपने को आई इंटू ए लगाना पड़ेगा, अलग अलग पार्ट का अलग निकाल के जोड़ना है। अगले केस के अंदर अपने पास जो क्वेश्चन आते हैं एम निकालने के, वो आते हैं इस तरह के, जिसमें घूर्णन करती हुई आवेशित वस्तु दी जाती है। तो आप ब्रेन में बिल्कुल क्लियर रखो, धारावाही लूप दिया है तो आई इंटू ए लगाओ, और कोई भी वस्तु आवेशित वस्तु घूम रही है तो फिर आई इंटू ओमेगा लगाओ। ये 2 ही पैटर्न बनते हैं इसके अंदर।
क्या बात क्लियर है? एक बार के लिए इतना लिखो, फिर अपन अगले टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट हेडिंग डालना, अब लिखना बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण। बाहरी नियत चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण। बाहरी नियत चुंबकीय क्षेत्र में, बाहरी नियत चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण। शुरू करें? चलो एक बार ध्यान से सुनना, पूरा पढ़ा हुआ ही टॉपिक है वो, बस रिवीजन एक तरह से, ध्यान से सुनना। स्टार्ट करूं? इधर ध्यान दो, हमारे पास एक बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है बी। हम क्लियरली बोल दे रहे हैं कि ये कैसा होना चाहिए, नियत। ये नियत नहीं हुआ तो सारी चीजें काम नहीं करेंगी। दूसरा, साथ में हमारे पास कितना है, एम। एम हमारे पास क्या है, एक द्विध्रुव आघूर्ण, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। कोई दिक्कत? अगर आपको याद हो तो ऐसा का ऐसा अपन ने ई में पी को रखा था, सेम वैसे कैसे बी यानी चुंबकीय क्षेत्र में अपन क्या रख रहे हैं, एम। बोले ठीक। अब हम कह रहे हैं कि ऐसा करने पर क्या क्या चीजें हमसे पूछी जा सकती है, एक एक करके देखते हैं। पहला सवाल जो हमसे पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है नेट बल, एफ नेट कितना लगेगा द्विध्रुव आघूर्ण पर। तो हमें इतना पता है कि नेट बल एक प्लस आगे की तरफ और एक माइनस पीछे की तरफ। मतलब समझाता हूं, क्या एक द्विध्रुव आघूर्ण को यहां प्लस और या माइनस दो आवेशों का वितरण मान सकते हैं एक समान? तो हमें पता है कि प्लस पे जो बल लगता है वो क्षेत्र की दिशा में, माइनस पे जो बल लगेगा वो विपरीत दिशा में। तो क्या नेट बल कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? कोई डाउट इसके अंदर? यानी एफ नेट हमेशा कितना आएगा, 0। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि ये क्षेत्र नियत होना चाहिए। नियत नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं कह सकते। क्या बात समझ में आती है? दूसरा पॉइंट ये कि यदि इसी पे लगने वाला बल आघूर्ण पूछा जाए यानी कि टाउ, तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला वहां कितना था ये बताओ आप तो, P क्रॉस E। वास्तविक फॉर्मूला तो यही था। तो यहां P क्रॉस E की जगह क्या आ जाएगा, M क्रॉस B। P की जगह M और E की जगह B, तो क्या M क्रॉस B आ जाएगा? इसमें भी अगर देखें तो जो परिमाण आएगा उस परिमाण को हम कह सकते हैं M B साइन थीटा। लेकिन जब दिशा की बात की जाए तो दिशा किधर आएगी, M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर के अनुदिश। M क्रॉस B निकालना आता है, M की तरफ हाथ को रख के B की तरफ उंगलियों को घुमा देंगे। इसी केस में देखिए तो M की तरफ हाथ रखे, B इधर है, उंगलियां इधर घूमेगी तो अंगूठा कहां जाएगा, अंदर। तो ये क्या इस तरह से घूमेगा कि नहीं घूमेगा? ठीक। तीसरा पॉइंट, क्या स्थितिज ऊर्जा U लिखा जाता था? वहां क्या फॉर्मूला था, माइनस पी डॉट टी। तो यहां पे माइनस पी की जगह M, माइनस M डॉट B, जिसे बोला जा सकता है माइनस एम बी कॉस थीटा। क्या ये तीन कहानी क्लियर है? इसके बाद चौथा, अगर हम यहां पर बात करें इसी के आधार पर, तो क्या हमारे पास साम्य स्थिति की बात की जा सकती है? साम्य के लिए हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, टॉर्क 0। कोई डाउट? टॉर्क 0 देख के बताओ कहां कहां होगा, जब थीटा 0 डिग्री हो या थीटा 180 डिग्री हो। साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। लेकिन साम्य के भी तो प्रकार होते हैं, स्थायी साम्य हो सकता है, अस्थायी साम्य हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर केस में अगर देखें तो स्थायी साम्य के लिए u अपने पास न्यूनतम होना चाहिए। u न्यूनतम होने के लिए थीटा क्या होना पड़ेगा, 0, और u न्यूनतम की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस एम बी। कोई डाउट? इसी तरह से अस्थायी साम्य यदि हो तो u हमारे पास क्या होना चाहिए, अधिकतम। अधिकतम कितना होगा, प्लस एम बी, और ये जब होगा जब थीटा बराबर क्या होगा, 180 डिग्री।
कोई डाउट यहाँ तक? एक बार कॉपी करो जरा। हेलो, यार यार, अच्छा, ठीक है। एक पॉइंट और ऐड कर दूं इसमें, एक छोटा सा। आवर्तकाल याद है आपको? कम दोलन के लिए आवर्तकाल बताया था एक सेकेंड। हाँ, स्मॉल दोलन का आवर्तकाल टी बराबर, फॉर्मूला था 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम बी। यहाँ पे आई बाय पीई था, वहां पे, यहाँ पे बन जाएगा आई बाय एम बी, जहां पर आई का मतलब क्या होगा? एम ओ आई, जड़त्व आघूर्ण। कोई डाउट इसके अंदर? दोलन करेगा क्यों? आप देखो ना, यहां से छोड़ा तो ऐसे घूम रहा है तो ये थोड़ा सा घूम के यहां तक जाएगा, फिर रुकेगा, फिर इधर आएगा, तो ये ऐसे ऐसे दोलन करता है। तो उसका आवर्तकाल कभी यदि पूछ लिया गया तो 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम बी। तो ऐसे करके अगर यहां से देखेंगे तो ये कुछ पॉइंट्स अपने निकल गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये सारे पॉइंट बेटा अपने को ध्यान रखने चाहिए। करो कॉपी जरा एक बार सारे पॉइंट्स। ठीक है, इसके आगे अब नेक्स्ट देखो, लिख लिया था ना सबने? अगला पॉइंट लिखना है इसके बाद, द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। 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 देखो इसका मतलब समझना बेसिकली क्या है। हमारे पास एक द्विध्रुव आघूर्ण है M, ठीक है, और हमने 3 अलग अलग बिंदु लिए, 1, 2, 3। अगर हम यहां पर देखें तो ये जो पहला बिंदु है इसको हम अक्षीय बिंदु कह सकते हैं। ये जो दूसरा बिंदु है इसको निरक्षीय कहा जा सकता है, ठीक। और तीसरा जनरल पॉइंट है जो कि यहां से कितना एंगल पे, कुछ थीटा एंगल पे। दूरी अगर बात करें तो तीनों ही दूरियां कितनी है? R। हमें यहां पर क्षेत्र तीव्रता चाहिए थी, तो यदि एक द्विध्रुव होता, P होता, तो इधर कितना आता? 2kp/r³। याद है फॉर्मूला? तो सेम टू सेम फॉर्मूला। अच्छा, दिशा भी समान होती तो B बराबर 2, K की जगह कितना आ जाएगा? μ0/4π, P की जगह M डिवाइडेड बाय कितना? R³। क्या बात समझ में आती है? कोई भी डाउट? निरक्षीय बिंदु पे जिधर M होता है उसके विपरीत दिशा में क्षेत्र आएगा, इसलिए यहां पर लिखा जाएगा सबसे पहले माइनस K की जगह μ0/4π और M डिवाइडेड बाय कितना? R³। पर ये M के कहा होते हैं? विपरीत दिशा में। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ये M था अपना, ठीक। कोई डाउट? जनरल पॉइंट पे जिधर R है, R सदिश, उससे कुछ एंगल पे, अल्फा एंगल पे आता था B, और फॉर्मूला था K की जगह μ0/4π M बाय R³, और रूट के अंदर कितना? 1+3 cos स्क्वायर थीटा। इसके अलावा अल्फा को अगर रिलेट करना चाहें तो क्या tan अल्फा होल tan θ/2 होगा? तो अगर आपको पुराने फॉर्मूले याद है तो ये उनका कॉपी पेस्ट है। हर जगह बस K की जगह क्या रखा गया है? μ0/4π रखा गया है, P की जगह M रखा गया है। क्या बात समझ में आती है? कॉपी करो जरा। नेक्स्ट हेडिंग लिखो अब,
देखना, छड़ चुंबक, बेटा सुन लो प्लीज, छड़ चुंबक, छड़ चुंबक मतलब बार मैग्नेट। ठीक है, छड़ चुंबक या बार मैग्नेट। देखो इससे रिलेटेड अब जितने पॉइंट्स हैं वो एक बार मैं लिखवा दे रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, समझ लेना। बेटा कुछ बच्चे ना कॉन्टिन्यूसली बात कर रहे हैं यार, या तो बाहर निकलो, तुम बाहर जाके बात करो। कॉन्टिन्यूसली बात कर रहे हो बोलने के बाद भी, गजब है यार। बार मैग्नेट से रिलेटेड जितने पॉइंट्स हैं वो बता रहा हूँ, एक एक करके ध्यान से ये सब क्वेश्चंस है, थ्योरी के नाम पे बार मैग्नेट में कोई थ्योरी नहीं होती, तो वैसे क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, तो सुनना ध्यान से कि भाई अगर हम एक बार मैग्नेट की बात करें, इन जनरल होता क्या है, इस तरह से एक मैग्नेट है हमारे पास, यानी एक चुंबक है, इसके अंदर एक नॉर्थ होगा और एक साउथ होगा। इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मैं चैप्टर की शुरुआत में बनवा चुका हूं, उसकी प्रॉपर्टीज और गुण भी लिखवा चुका हूं। ये नॉर्थ एक्चुअल में एक प्लस क्यूएम की तरह कार्य करता है। ठीक है, आवेशीय अपन कह सकते हैं चुंबकीय आवेश, चुंबकीय आवेश के साथ साथ क्यूएम को अगर अपन चाहे तो पोल स्ट्रेंथ यानी कि ध्रुव सामर्थ्य भी कह सकते हैं। ऐसे ही साउथ वाला जो है वो क्या बन जाएगा अपने पास, माइनस क्यूएम। तो ये एक तरीके से दो बिंदु आवेश ही तो बन गए प्लस माइनस, और इनकी जो दूरी है उसको अपन क्या बोल देते हैं, चुंबक की लंबाई। तो यहां से अगर कोई मुझसे पूछता है कि क्या इसमें भी एम वेक्टर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इसका यदि हमसे परिमाण पूछा जाए द्विध्रुव आघूर्ण का, तो परिमाण हमारे पास कितना आ जाएगा, क्यू एम इंटू एल। कोई डाउट है यहां तक? इसी की जगह अगर दिशा की बात करें तो दिशा जो आएगी, अगर आपको ध्यान हो तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आती थी, तो नेगेटिव का मतलब साउथ, पॉजिटिव का मतलब नॉर्थ, तो मतलब ये साउथ से नॉर्थ। यानी मैं अगर इसमें बनाना चाहूं तो मैं इस तरह से एम वेक्टर बना सकता हूं। कोई डाउट इसके अंदर? समझते हो बात? इसके अलावा यहीं से कुछ पॉइंट्स ऐड कर रहे हैं। पहला यूनिट, इकाई, यूनिट भी किसकी, यदि एम की यूनिट की बात की जाए तो एम की यूनिट आई इंटू ए फॉर्मूला लिखा था अभी, ध्यान देना। आई का मतलब क्या हुआ, एम्पियर, एरिया का मतलब क्या हुआ, मीटर स्क्वायर। इसी की जगह मान लो मुझे बोला जाए आप तो क्यूएम की इकाई बताओ, चुंबकीय आवेश की, ठीक, ध्रुव सामर्थ्य की, तो हमने कहा क्यूएम की यदि इकाई चाहिए, क्यूएम इंटू एल जो है वो एम के तो बराबर है। एल का मतलब ये मीटर होता है, तो इसके 1 मीटर से मीटर कट जाएगा, तो क्यूएम क्या बचेगा मेरे पास, एम्पियर मीटर। क्या बात समझ में आ गई? कोई डाउट इसके अंदर? ठीक, अच्छा, इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं और इस पॉइंट पे ध्यान से देखना, तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि यदि एक चुंबक को काट दिया जाए तो काटने पर इसके एम पर, क्यूएम पर क्या प्रभाव आता है, ठीक है, समझना। तो मैं कह रहा हूं कि काटने के दो तरीके हैं, इसके डायग्राम बना के बता रहा हूं। एक तरीका आप इस प्रकार भी इसको कट कर सकते हो, इसको अपन बोल देते हैं 1। एक तरीका है कि आप इस चुंबक को इस प्रकार भी कट कर सकते हो, इसको अपन बोलते हैं 2। कोई डाउट है इसके अंदर? अच्छा, कितने भागों में अपन बांट रहे हैं इसको, n भागों में काट रहे हैं, लेट्स से n बराबर भागों में काटा गया। मतलब एक ही चुंबक को n बराबर भागों में काटा जाए। जिस चुंबक को काट रहे हैं उसका आघूर्ण कितना है, m, उसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है, qm, और इसकी लंबाई कितनी है, l। ये पहला पैटर्न बनता है पोल स्ट्रेंथ पे, मतलब इसके पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। तो मैंने कहा जब एक ऐसे काटोगे तो क्या हमको n ऐसी चुंबकें मिलेंगी क्या, इसमें कोई डाउट? हर चुंबक की लंबाई क्या अभी भी l ही रहेगी, लेकिन जो QM है वो बन जाएगा QM बटा N। बोले ऐसा क्यों?
क्योंकि जो QM है वो काट क्षेत्र पर निर्भर करता है। जितनी मोटी चुंबक होगी ना उतनी उसकी स्ट्रेंथ यानी ताकत ज्यादा होगी, पतली चुंबक की कम होगी। यानी QM जो है वो लंबाई पे निर्भर नहीं करता, वो किस पे निर्भर करता है, काट क्षेत्र पर। कोई डाउट इसके अंदर? अपन चाहे तो यहां पे लिख भी सकते हैं, तो यहीं पे ऐड कर देते हैं इसको, एक सेकेंड रुको। यही अपन मेंशन कर लेते हैं कि जो QM है वो समानुपाती होता है क्षेत्रफल पे, और QM जो है वो निर्भर नहीं करता लंबाई पे, इसलिए लंबाई की घात क्या लिख दी, 0, और क्षेत्रफल पे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधे सीधे समानुपाती है। तो यदि यहां पर काट क्षेत्र हमारे पास 1/n हो गया तो QM भी कितना हो गया, 1/n। अब बात करते हैं m की। क्या m का फॉर्मूला QM इंटू L था? QM 1/n, L उतना का उतना, तो इसका मतलब क्या है, m/n हो गया क्या? यानी एक चुंबक को जब लंबाई के अनुदिश बराबर n भागों में काटोगे तो उसका m कितना रह जाएगा, 1/n। इसी की जगह जब अपन ने इसको इस तरह से काटा तो समान काट क्षेत्र के ऐसे n टुकड़े मिलेंगे कि नहीं? अब की बार क्या लंबाई L/n, काट क्षेत्र उतना का उतना ही है, इसलिए QM उतना का उतना, पर m तो इन दोनों का गुणनफल है ना, तो QM इंटू L/n करेंगे तो वापस कितना आ जाएगा, m/n। समझे? मतलब एक चुंबक को n बराबर भागों में चाहे आप ऐसे काट दो चाहे आप ऐसे काट दो, m हमेशा क्या होता है, m/n हो जाता है। कोई डाउट इसके अंदर? पक्का क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक, सुनते जाना। ये इसका एक पॉइंट हो गया। इसी से रिलेटेड मैं एक पॉइंट और इसको नोट में लिखवा दे रहा हूं मैं, नोट नंबर 1। ठीक, नोट नंबर 2 यहां लिखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत काम का, इस पे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। मतलब हमें मान लो कभी कोई मैग्नेट ऐसी बना दी, यानी कोई अजीब सी आकृति की, जिसका हमको क्या क्या दे रखा है, +QM पता है और -QM पता है, और अब बोला गया कि इसके बारे में बताओ m कितना आएगा। तो यहां पर आप सीधे सीधे दोनों सिरों को यदि जोड़ोगे तो क्या ये तुल्य लंबाई का कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, L इफेक्टिव याद है? तो ऐसे केस में आप m को सीधे सीधे क्या लिख सकते हो, आप m को सीधे सीधे लिख सकते हो m बराबर QM इंटू L इफेक्टिव। इससे आपके सवाल बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो जब भी कोई चुंबक मुड़ी हुई हो, किसी और आकृति की हो, L शेप की हो, वृत्ताकार हो, तो आप सीधे सीधे उसकी जगह क्या लगा लो, तुल्य लंबाई का कॉन्सेप्ट लगा लो। क्या बात समझ में आई? आप एक बार इतना लिख लो, फिर मैं ये L इफेक्टिव पे आपको 2 सवाल देता हूं, आप मुझे वो सॉल्व करके देना, ठीक है? मैं यहां साइड में लिखने जा रहा हूं क्वेश्चन, हम लोग करो ट्राई। ठीक है, ये 3 अलग अलग सवाल है, तीनों में आपको m का मान बताना है। तो ये कॉपी करके फिर ये तीनों क्वेश्चन ट्राई करो, फिर इनका डिस्कशन करते हैं।
ठीक है, तो एक बार ये तीनों क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, एक बार देखो जरा। ये रुको, देखो हमारे पास पहले एक एल शेप की रॉड है, उसे देख लेते हैं। ठीक, हमने कहा ये एल है, ये 2l है, तो इसकी तुल्य लंबाई कितनी आएगी? √5l। कोई दिक्कत? √2l का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। तो अगर इसकी m की बात करते हैं तो m बराबर QM इंटू √5l। मेरे हिसाब से इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये पहला। दूसरे में अपने को बोला गया है कि एक अर्धवृत्ताकार चुंबक है, अर्धवृत्ताकार चुंबक के लिए तुल्य लंबाई क्या 2r हो जाएगी? तो सीधे सीधे m बराबर क्या आएगा? QM इंटू 2r। एकदम इजी है। तीसरा जो था वो एक चाप था, आर्क थीटा एंगल का, त्रिज्या कितनी दे रखी थी? r। क्या इसके लिए मुझे ये तुल्य लंबाई निकालनी पड़ेगी क्या? एक बार समझा दे रहा हूं ये कैसे निकाल सकते हैं। ये एक ट्रायंगल या त्रिभुज बना सकता हूं, कोई डाउट? मैं एक काम करता हूं, एंगल ये हटाता हूं और इसकी जगह ये आधा एंगल θ/2 ये लंबाई निकालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये r है तो ये r cos θ/2, दूर वाला r sin θ/2, तो ये कितना निकल के आएगा? r sin θ/2। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? यानी कि r से दूर की तरफ ये r sin θ/2, ऐसे ही ये भी कितना आएगा? r sin θ/2। तो टोटल ये कितना हो गया? 2r sin θ/2। तो अब की बार m की जब बात करेंगे तो QM 2r sin θ/2। बेटा क्या बात समझ में आती है तीनों केसेस में? कॉपी कर लो फटाफट जिसको भी करना है। कॉपी करो, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं, टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल का। पहले इतना लिखो। देखो देखो अभी अपन ने मेरे हिसाब से चुंबक को कट करना यहाँ देखा था अभी इससे पहले। ये रहा। तो ये बताया था एक चुंबक को ऐसे कट करोगे तो m/n हो जाएगा, और ऐसे कट करेंगे तो भी m/n हो जाएगा, यानी m तो m/n होना ही होना है। अब उसी को यूज करके अपन आवर्तकाल वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। आवर्तकाल का फॉर्मूला 2π√I/mb है। ऐसे कट करने पर भी m तो m/n हो जा रहा है। ठीक, मतलब हमने किया क्या? बेसिकली हमने एक चुंबक ली थी और उसको दो भागों में, फिर n बराबर भागों में कट किया, n भागों में। ठीक, एक बार ऐसे ऐसे कट कर दिया तो ये आ गया। ऐसे केस के अंदर m कितना बन जाएगा? m/n। और एक बार लंबाई के अनुदिश n भागों में कट किया तो ऐसे केस में भी m तो कितना बन जाएगा? m/n। इसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्मूले में तो I भी है और B भी है। B तो अपन ने सेम B और B लिख दिया, लेकिन I भी तो देखना पड़ेगा। जड़ I का फॉर्मूला पहले यहां लिख देता हूं। I का जनरल फॉर्मूला होता है ml²/12। ठीक, अब यदि अगर देखेंगे तो यहां पर जो द्रव्यमान है, क्या वो द्रव्यमान m/n होगा? कोई दिक्कत? क्योंकि n बराबर भागों में बांटा है। इस केस में क्या लंबाई जो है वो l/n आ जा रही है? तो यानी लंबाई भी कितनी हो गई? l/n। अब रही भाई I' की, तो I' की जगह m/n इंटू l/n का स्क्वायर। तो क्या ये I/n³ आ जाएगा क्या? ठीक, अब अपन बात कर लेते हैं अपन t की, जो हमें निकालना है आवर्तकाल t'। 2π रूट के अंदर I की जगह I/n³, m की जगह m/n इंटू कितना? b। एक n कट के नीचे n² बचेगा क्या? रूट से बाहर निकलेगा तो क्या ये 1/n 2π अंडर रूट I/mb बच जाएगा क्या?
और 2 पाई आई बाय एम भी तो अपने पास कितना था, टी, तो क्या टी बाय एन आ गया क्या? कोई डाउट इसके अंदर? अगले वाले में देखो जरा, द्रव्यमान की यदि बात करते हैं, यही मैं लिख देता हूं कि द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m बाय एन, पर क्या लंबाई में कोई असर आएगा? तो जो जड़त्व आघूर्ण था यानी आई डैश, क्या वो डायरेक्ट लिख दो m बाय एन एल स्क्वायर बटा 12, यानी क्या i बाय एन आया क्या? अब टी डैश की बात करते हैं, 2 पाई अंडर रूट, आई की जगह हमारे पास है i बाय एन, एम की जगह हमारे पास m बाय एन, बी की जगह b, क्या ये बन जाएगा 2 पाई रूट i बाय एम बी, यानी क्या बन गया, t। यानी यहां पर अगर देखेंगे तो आवर्तकाल में कोई भी प्रभाव नहीं आएगा। तो इसको अपन ऐसे याद रख सकते हैं कि एक चुंबक को यदि आप लंबाई के लंबवत n भागों में बांटोगे तो ऐसा करने पर उसका जो जुड़त्व मतलब चुंबकीय आघूर्ण है वो 1/n हो जाएगा और उसका जो आवर्तकाल है वो भी 1/n हो जाएगा। लेकिन लंबाई के अनुदिश काटने पे ना तो टी पे तो कोई प्रभाव आएगा नहीं और m अभी भी कितना होगा, m बाय n। कोई डाउट इसमें? कॉपी करो बेटा पूरा। तो इसको अच्छे से याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। इतना लिख लो, फिर इसके बाद अपन बस लास्ट वाला पार्ट देखते हैं जो थोड़ी सी थ्योरेटिकल पार्ट है, वो पहले इतना लिख लो। ठीक है, तो सबसे पहले ना बेसिक टर्मिनोलॉजी है, 2-3 टर्म्स है, मैं पहले एक बार समझा दे रहा हूं है क्या, फिर लिखवा देता हूं। जैसे हमने मान लो कोई एक चुंबकीय पदार्थ लिया इस प्रकार से, और उस चुंबकीय पदार्थ को अपन ने किसी क्षेत्र में रखा, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में, तो बी चुंबकीय क्षेत्र था और पदार्थ को रखा। पदार्थ के अंदर अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं अपनी जगह पे, ठीक है, स्पिन करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो वो क्या बनाता है, एक तरीके से वृत्तीय लूप बनाएगा, आवेशित मतलब धारावाही लूप, और वो धारावाही लूप क्या प्रोड्यूस करेगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो जब उसे क्षेत्र में रखा जाता है तो इस तरह से बहुत सारे जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होते हैं वो एक दिशा के अंदर गतिमान होते हैं, एक दिशा के अंदर आने लग जाते हैं। इस कारण से इसके अंदर m प्रेरित होता है। क्या बात समझ में आती है? कोई भी डाउट? तो इसका जो पहली टर्म है वो इसी के ऊपर बेस्ड है कि जो पहली टर्म है उसको अपन बोल देते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या चुंबकत्व की तीव्रता। इसका मतलब खाली इतना सा, इसको आई से डिनोट किया जाता है, आई सदिश। तो आई सदिश जो आता है वो आता है m सदिश बटा में वॉल्यूम यानी कि आयतन। समझते हो बात को? यानी कि प्रति एकांक आयतन कितना द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो पाता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, चुंबकत्व की तीव्रता। क्या बात समझ में आती है? इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूं तो m की यूनिट क्या थी, एम्पियर मीटर स्क्वायर, आयतन होता है मीटर क्यूब, तो ये कट के ये बन जाएगा एम्पियर पर मीटर। कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? इसी तरह से दूसरी टर्म क्या आती है, ठीक, दूसरी टर्म की अगर अपन बात करें तो उसको अपन डिनोट करते हैं h वेक्टर से, ठीक, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता h। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता h बराबर होता है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बटा म्यू नॉट। ये किसकी बात हो रही है, जब हम बात कर रहे हैं निर्वात की। अगर इसी की जगह कोई माध्यम होता तो जो h का फॉर्मूला है वो कितना बन जाता, b डिवाइडेड बाय म्यू m। ये किसके अंदर है, माध्यम। क्या बात समझ में आती है? इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूं यानी इकाई, तो इसकी यूनिट b का मतलब टेस्ला। अच्छा, म्यू एम की यूनिट पता है अपने को, तो b बाई म्यू एम की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। तो या तो ऐसे देख लेना, कोई भी एक चीज यूज कर लो, जैसे b का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये होता है। तो b बाई म्यू नॉट क्या i बाई r के बराबर आएगा,
यानी एम्पियर पर मीटर हुआ कि नहीं हुआ, यानी इसकी इकाई बिल्कुल आई की इकाई के बराबर। कोई डाउट यहां तक? ठीक, आगे देखो जरा, यहीं से तीसरा पॉइंट अपना आ जाता है। तीसरे पॉइंट को अपन बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी, शायद चुंबकशीलता बोलते हैं, अभी एक बार देख लेते हैं। तो इसको अपन लिख देंगे I बटा H, यानी कि अगर मैं I और H, ये दो जो शब्द पहले पढ़े हैं, इनके अनुपात की बात करूं तो उसको अपन किससे डिनोट करते हैं? काई। काई X जैसा होता है, बस थोड़ा सा पार्ट घुमा हुआ है। क्या इतनी बात समझ में आती है? यहीं से एक चौथा पॉइंट आता है जिसमें अपने को काई और म्यू आर को जोड़ना होता है। जहां तक म्यू आर की बात करते हैं, म्यू आर का मतलब म्यू एम बटा म्यू नॉट, और ये आता है 1 प्लस काई के बराबर। कोई डाउट इसके अंदर? क्लियर है? ये दूसरा चौथा पॉइंट आ गया। हाँ, इसमें ये भी ध्यान रखना कि आई और एच की इकाई क्या होती है? सेम। तो ये बेसिकली यूनिट लेस होगा, यानी इकाई हीन, ना इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला आने वाला है। क्या बात समझ में आती है? कोई डाउट? अब होता क्या है, इस काई के बेसिस पे अपन जो अपने पास अलग अलग पदार्थ है उनको अपन डिवाइड कर देते हैं अलग अलग टाइप्स में। जैसे आपने पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, लोह चुंबकीय, है ना, वो सब पढ़ा है, उसमें डिवाइड करेंगे काई की वैल्यू के हिसाब से। वो अभी अपना अगला पार्ट है। इतना पार्ट समझ में आता है सबको? एक बार इतना कॉपी करो। एक बार मैं काई देख के बताता हूँ क्या लिखते हैं इसको। चुंबकशीलता ही लिखा है क्या? हाँ, चुंबकीय प्रवृत्ति, है ना, काई को बोलना है चुंबकीय प्रवृत्ति। ठीक है, एक बार फटाफट से इतना लिखो जरा। ठीक है, अब इसके बाद लिखो चुंबकीय पदार्थों के प्रकार। चुंबकीय पदार्थों के प्रकार। ठीक है, चुंबकीय पदार्थों के प्रकार 3 अलग अलग होते हैं बेटा। प्रति चुंबकीय, ठीक है, अनुचुंबकीय, और लास्ट में लोह चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक। देखो बेसिक बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं इनके ना, सुनना जरा एक बार। देखो, सबसे पहले बात करते हैं प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय का मतलब होता है जो चुंबकीय क्षेत्र में हल्का प्रतिकर्षण महसूस करते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली रिपल्सिव फोर्सेस। ठीक है, तो यानी अगर किसी पदार्थ को आपने चुंबकीय क्षेत्र में रखा और वह हल्का प्रतिकर्षण महसूस करे, इसको भी अपन पूरे लैंग्वेज में लिख लेते हैं। बाहरी क्षेत्र, ऑफकोर्स चुंबकीय क्षेत्र में हल्का प्रतिकर्षण। क्या बात समझ में आती है? दूसरा पॉइंट, इसका जो काई होता है वो काई एक स्मॉल नेगेटिव नंबर होता है, यानी कि ऋणात्मक संख्या, बहुत छोटी। यानी आप ये कह सकते हो कि काई जो है वो -1 से 0 के बीच में होता है। इस वजह से म्यू आर जो है वो क्या 0 से 1 तक आ जाएगा। इसके अलावा तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा कि इसका जो काई है वो तापमान पर निर्भर नहीं करता। ताप पर निर्भर नहीं करता, इसीलिए जो काई है वो क्या बन जाता है? नियत। क्या बात समझ में आती है? हम लिख देते हैं काई ताप पर निर्भर नहीं करता।
समानुपाती टी का मान 0 लिख दो, इसका मतलब यही है कि निर्भर नहीं करता। कोई डाउट है इसके अंदर? तुम ये कॉलम बना के पहला लिखना शुरू करो, फिर मैं दूसरा लिख रहा हूं साथ के साथ। यहां अगर बात करेंगे या बात साथ के साथ या तो डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसकी यदि बात करेंगे तो क्या होगा, बाहरी क्षेत्र में, एक बार सुन लेना प्लीज, हल्का आकर्षण, मतलब समझ गए। इधर से अगर बात करते हैं तो म्यू आर, क्या पहले काई की बात करते हैं, तो काई यहाँ पे 0 से लेके 1 तक में होता है, मतलब छोटा पॉजिटिव नंबर। म्यू आर की बात करेंगे तो वो ऑफकोर्स 1 से कहां तक आ जाएगा, 2 तक, क्योंकि काई में 1 जोड़ते हैं तो म्यू आर आता है। इसी तरह से यदि तापमान की बात करें तो जो काई है वो निर्भर करता है 1/T पर। कोई डाउट है इसके अंदर? इसी को अगर अपन हटा के कहना चाहें तो काई बराबर लिख सकते हैं C/T। यहाँ पे C को बोला जाता है क्यूरी नियतांक, T यहाँ पर क्या है, ऑफकोर्स तापमान। तापमान हमेशा यहाँ पे किसके अंदर आएगा, केल्विन में, ठीक है, कभी डिग्री में मत रखना। और ये जो चीज है कि काई 1/T पे निर्भर करता है, इसी को कहा जाता है क्यूरी का नियम। तो क्यूरी का नियम एक तरह से ये कहता है कि किसी भी अनुचुंबकीय पदार्थ की यदि अगर अपन चुंबकीय प्रवृत्ति की बात करें तो तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसीलिए जब इसका ग्राफ बनाया जाएगा तो जो काई और टी के बीच का ग्राफ बनेगा, क्या वो इस तरह का बनेगा? कोई डाउट? जैसे जैसे टी बढ़ेगा वैसे वैसे काई घटेगा, तो टी बढ़ रहा है और काई घट रहा है। कोई डाउट यहां तक? तीसरा, लो चुंबकीय। लो चुंबकीय अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि बाहरी क्षेत्र में, हाँ, बाहरी क्षेत्र में तीव्र आकर्षण, ठीक है, तीव्र आकर्षण। अगर हम बात करते हैं म्यू आर या पहले काई, तो जो काई है वो 1 से काफी बड़ा होगा और जो म्यू आर है वो भी 1 से काफी बड़ा होगा। इतनी बात समझ में आती है? रही बात काई तापमान पे कैसे निर्भर करता है, उसके लिए काई का एक्सप्रेशन आता है T-TC। अब सवाल है कि यहाँ पे TC का क्या मतलब है, तो TC का मतलब ये है, TC को बोला जाता है, यहां लिख देते हैं, TC का मतलब हुआ क्यूरी तापमान। कोई बोले क्यूरी तापमान का क्या मतलब है, तो क्यूरी तापमान का मतलब है TC वह ताप है जिस पर ये जो है यानी कि लोह चुंबकीय अनुचुंबकीय में परिवर्तित हो जाए। यानी अगर आप लो चुंबकीय का तापमान बढ़ाते जाओ तो एक ऐसा तापमान आएगा जब वो लो चुंबकीय किसकी तरह कार्य करने लगेगा, अनुचुंबकीय। उस तापमान को क्या कहते हैं, क्यूरी तापमान। और उसी से जब ग्राफ निकलता है काई वर्सेस टी, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। और अगर ध्यान से देखोगे तो इस तापमान के बाद जो ग्राफ है, उसको थोड़ा ठीक से बनाता हूं, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर ये एक तापमान है जिसके बाद ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ एक जैसा है, तो यानी कि इस TC के बाद ये क्या बन गया, अनुचुंबकीय। उससे पहले क्या है, लो चुंबकीय। क्या बात समझ में आती है? और एग्जाम्पल अगर पदार्थ के देखें तो मॉड्यूल में भी दिए हुए हैं, NCERT में भी दिए हुए हैं, ठीक है, तो वो आप याद रखना। बाकी लो चुंबकीय के जो सिंपल एग्जाम्पल है वो है फेरस, कोबाल्ट और निकल। कोई दिक्कत? ये पूरा कॉपी कर लो। मॉड्यूल में टेबल वैसे ऐसे कैसे दी हुई है उसको एक बार जाके पढ़ लेना, ठीक है। और NCERT में से ये टॉपिक एक बार जरूर से पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है कोई फैक्चुअल या थॉट मतलब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, ठीक है।